हेलो एवरीवन। आई होप कि क्वेश्चन आपके काम आ रहे होंगे क्योंकि रिवीजन के हिसाब से बनाई गई है ये सीरीज। तो आज हम लोग सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एंटोमोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। पहले एमसीक्यू की बात करें तो भाई पहले एमसीक्यू में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैराशूटाइड के बारे में फिर से जो है पूछा गया। पिछली बार भी मैंने पैराशूटाइड के कुछ आपको एग्जाम्पल याद कराए थे, आज हम लोग फिर से कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूछा एफेलिनस माली जो है वो किसका पैराशूटाइड होगा, किसका इनमें से पैराशूटाइड होगा। ठीक है, तो एफेलिनस माली तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जैसे अगर अपन टॉप बॉलर की बात करते हैं, ठीक है, तो शुगर केन टॉप बॉलर की हम बात करें तो इसके केस में आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है आइसोटीमा जेवेनिस। ठीक है, ये इसका पैराशूटाइड हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। डीबीएम की बात करें डायमंड बैक मोथ, तो इसके केस में आपको मिलता है कोटेशिया, कोटेशिया प्लूटेला जिसको कहते हैं हम लोग, तो इसका ये पैराशूटाइड है। वुली एफिड इज द राइट आंसर। वुली एफिड क्या, वुली एफिड का पैराशूटाइड कौन है? आपका एफिलिनस माली। और गोल मिस की बात करते हैं तो ये भी याद रखना प्लेटिगेस्टर और आईजी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, प्लेटिगेस्टर और आईजी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराशूटाइड हैं जो आपको याद होने चाहिए, टॉप बॉलर, डीबीएम, वुली एफिड और गोल मिस के। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी आंसर भी करते चलो, पता चल रहा है तो। ठीक है, आंसर मतलब मुझे करना जरूरी नहीं है, बट कॉपी में लिखो, कहीं लिखो, पर आंसर होना चाहिए आपको। व्हाट कॉजेस मिल्की डिसीज इन ग्रब्स ऑफ जापानीज बीटल। तो भाई 1933 में एक डिसीज देखी गई थी, जिस डिसीज का नाम क्या था? जिस डिसीज का नाम था मिल्की डिसीज। जापानीज बीटल में एक बैक्टीरिया डिसीज करता है। ये क्या करता है, इस बीटल के जो लार्वी होते हैं, इस लार्वी ने जैसे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, बैक्टीरिया को ईट कर लिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो इसका फ्लूइड है उसको एकदम मिल्क जैसा कर देता है और इसकी वजह से लार्वे की पूरी डेथ ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मिल्की डिसीज पड़ा और ये करता है पेनीबैसिलस पॉपिलाई। ठीक है, या बैसिलस भी आप कह सकते हो। ठीक है, बैसिलस पेपिलाई भी आप इसको कह सकते हो, इसी का नया नाम है। ठीक है, बैसिलस पेपिलाई। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, तो पेनीबैसिलस जो है इसका नया नाम है, बैसिलस पेपिलाई का नया नाम क्या है? पेनीबैसिलस पेपिलाई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, जो मिल्की डिसीज करेगा जापानीज बीटल में। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, यहाँ पे बायो एजेंट्स की बात चल रही है अभी, ये बायो पेस्टिसाइड ही है। आपका एनपीवी की बात करें, एनपीवी क्या है भाई? बायो पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में इसका मतलब यूज कर सकते हो आप, बायो पेस्टिसाइड ही है। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोग केमिकल्स यूज कर सकते हो, बट आप सिंथेटिक केमिकल्स या केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते। केमिकल मतलब नीम के एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो, प्लांट सोर्स के या नेचुरली जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको यूज कर सकते हो। एनपीवी की बात करें तो भाई पेस्टिसाइड हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, पर उन पेस्टिसाइड का नाम क्या होगा? बायो पेस्टिसाइड होगा। जैसे एनपीवी की बात करते हैं, एनपीवी क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये क्या करता है भाई? कल ही बताया है मैंने, एक इंपॉर्टेंट डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है ग्रासरी डिसीज है। ठीक है, किसमें करता है? ज़्यादातर ये लैपिडोप्टेरा में ये डिसीज कॉज करता है, लैपिडोप्टेरा के लार्वी में कॉज करता है, कैटरपिलर में कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है एज अ कंट्रोल एजेंट। ये सिल्कवॉर्म में भी ये डिसीज कॉज करता है, ग्रासरी डिसीज। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका बैक्यूलोविरिडी। देखो भाई, बैक्यूलोविरिडी के अंदर दो वायरस आते हैं। जब हम बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड की तो दो वायरस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। दूसरा होता है आपका जीवी, ग्रेन्युलोसिस वायरस। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा ध्यान में रखना जो बैक्यूलोविरिडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाने वाला है। तो जल्दी से बता दो, ये फर्स्ट आपसे बड़े एग्जाम में पूछता है, कभी पूछेगा एपिडेमिक, कभी पूछेगा एंडेमिक, कभी पूछेगा स्पोरेडिक। तो इसमें क्या पूछा है? Pests that occur in isolated localities during certain period and are not consistently widespread are classified as। कह रहे कि भाई ऐसे पेस्ट हैं जो किसी आइसोलेटेड, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही आइसोलेट रहेंगे, वहीं पे होंगे। ठीक है, बट आपके थोड़े से क्या होने वाले हैं? कंसिस्टेंटली नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा वहीं पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हर बार अलग अलग लोकेलिटी पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एंडेमिक पेस्ट बोलेंगे, एपिडेमिक, स्पोरेडिक या रेगुलर पेस्ट। देखो, अगर हम एंडेमिक पेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये वो पेस्ट होते हैं जो रेगुलर होते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर पेस्ट नहीं होते, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको रेगुलर हर साल हर बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या? रेगुलर। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपको ये देखने को मिलते हैं और उनकी पॉपुलेशन जो होती है थोड़ा लो होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है। तो ये वो होते हैं आपके एंडेमिक होते हैं, पर्टिकुलर जगह पे बार बार देखने को मिल रहे हैं। एपिडेमिक वो होते हैं जो एकदम सीवियर इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, जिनका सीवियर आउटब्रेक हो जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी पर्टिकुलर जगह उनका सीवियर आउटब्रेक हो गया, इतने ज़्यादा फैल गए कि सारी क्रॉप डैमेज करने लग गए। ठीक है, स्पोरेडिक, ये जो आपके यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है आइसोलेटेड लोकेलिटीज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके स्पोरेडिक पेस्ट यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा अगर अपन रेगुलर पेस्ट की बात करें तो भाई रेगुलर पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जो जनरली आपको हर साल एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही देखने को मिलेंगे और स्पेशली ये क्रॉप के साथ एसोसिएट होते हैं।
ठीक है। जैसे फ्रूट बोरर की बात करें तो ब्रिंजल के साथ ज़्यादातर आपको फ्रूट बोरर देखने को मिलेगा। तो जनरली क्रॉप के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपके रेगुलर पेस्ट की, सेम क्रॉप में आपको बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के पेस्ट हैं यहाँ पे, आंसर जो है आपका सी स्पोरेडिक पेस्ट चला जाएगा। तो भाई डीडीटी एक बहुत बड़ी खोज थी, जब वर्ल्ड वार की टाइम चल रहा था, इतने लोग मर रहे थे उस टाइम पे, डेंगू मलेरिया भी बहुत फैल रहा था, तो एक इंसेक्टिसाइड की खोज की थी मुलर ने जिसका नाम था डीडीटी, ठीक है। तो भाई डीडीटी ने उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहा है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है उस टाइम पे डीडीटी यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हालांकि उसके बाद आप सबको पता है कि धीरे धीरे पता चला डीडीटी के साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर बाद में वो बैन भी हुआ, फिर नए नए केमिकल्स भी हमको मिल गए, ठीक है। तो इस चक्कर में मुलर को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1949 में मिला। तो पहला पता होना चाहिए डीडीटी का इंसेक्टिसाइडल एक्शन किसने ढूंढा? पॉल मिलर ने। नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1948 में। पर ये इंसेक्टिसाइडल एक्शन ढूंढा कब था? 1939 में ढूंढा था, और 48 में इनको मिल गया क्या? उसके लगभग 9 साल बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था डीडीटी के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई इसका आंसर करो। कह रहे कि विच स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट प्रिवेंट्स ट्रैकियल कोलैप्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बट इज एब्सेंट इन ट्रैक्यूल्स। कहना क्या चाह रहा है? देखो भाई आपको पता है कि इंसेक्ट कैसे रेस्पिरेशन करता है। हमारी तरह इंसेक्ट के पास नाक तो है नहीं, ठीक है, मतलब नोज से रेस्पिरेशन नहीं करता वो। उसके पास होते हैं स्पायरिकल्स, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स होते हैं यहाँ पे। अगर कभी ग्रास ऊपर उठा के देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे जो थोड़े से ऐसे ऐसे भी करते रहते हैं, क्योंकि उनसे एयर अंदर ये क्या करता है, एयर लेता है, ठीक है। तो जैसे हमारी नाक है, इसके पास इस तरीके से 10 नाक पड़ी हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स बोलते हैं इनको। इनसे एयर लेते हैं, एयर अंदर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी ट्यूब का नेटवर्क होता है, ट्यूब लगी होती है इस तरीके से अंदर, जिससे एयर को अंदर खींचेगा, ट्यूब बनी होती है, ठीक। अब ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब अब भाई एयर अंदर खींचनी है तो थोड़ा प्रेशर से खींचेगा, प्रेशर से खींचेगा तो इस ट्यूब में इस तरीके से राउंड राउंड रिंग्स बनी होती है, ठीक है। ये रिंग्स को हम बोलते हैं क्या? टिनिडिया बोलते हैं इस रिंग्स को, क्या बोलते हैं? टिनिडिया बोलते हैं इन रिंग्स को। ये रिंग क्या करती है? इस पाइप को कोलैप्स नहीं होने देगी, ठीक है, तो इसको टिनिडिया बोलते हैं। पर जहाँ पे ये ट्यूब आपकी खत्म होगी, या फिर जहाँ पे ये जो एयर है ये आपके टिश्यू में जाएगी, ठीक है, जहाँ पे एयर एक्सचेंज होना होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। ट्रैक्यूल्स में क्या होगा? एयर एक्सचेंज हो रही है, एयर एक्सचेंज होगी तो वहाँ पे ये टिनिडिया एब्सेंट होते हैं ताकि एयर प्रॉपरली एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। तो टिनिडिया जो है आपके, टिनिडिया में ट्रैक्यूल्स जो हैं वो आपके टिनिडिया में आप, ठीक है, टिनिडिया में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। विच स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट, हाँ ठीक है, तो टिनिडिया ही है आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस तरीके की क्यूटिकुलर आपकी रिंग्स बना रहा है, जो आपका कहाँ एब्सेंट होगा? जो आपका ट्रैक्यूल्स में जाके एब्सेंट होगा, ताकि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो बी ऑप्शन टेनिडिया इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप आपने सही किया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इंसेक्ट आर रैस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट टिपिकली प्रेजेंट। बताओ भाई कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसका माउथ एसिमेट्रिकल होता है? क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो भाई बटरफ्लाई, मॉस्किटो, थ्रिप्स या बीज एंड वास्प। तो भाई बटरफ्लाई की बात करें तो इनका होता है साइफनिंग टाइप। बटरफ्लाई में क्या है, जो माउथ पार्ट है वो क्या है? साइफनिंग टाइप है। मॉस्किटोज में आपको जनरली सकिंग टाइप का ही देखने को मिल जाता है। मेल मॉस्किटो में स्पेशली क्या मिलता है? सकिंग टाइप का माउथ पार्ट देखने को मिलता है। थ्रिप्स की बात करें तो भाई थ्रिप्स में ही होता है रैस्पिंग एंड सकिंग। पहले सरफेस को थोड़ा सा रब करेगा, रैस्प करेगा, उसके बाद सक कर लेगा, तो ये होता है कौन? थ्रिप्स होता है। और बीज और वास्प की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है लैपिंग टाइप। यहाँ क्या मिलता है आपको? लैपिंग टाइप देखने को मिलता है बीज एंड वास्प के केस में। तो ये है इनके माउथ पार्ट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? रैस्पिंग एंड सकिंग, तो सी ऑप्शन थ्रिप्स इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी बताओ भाई। देखो आप बेनिफिशियल इंसेक्ट वगैरह सब पढ़ते हो। सोशल इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं कि कौन से इंसेक्ट सोशल इंसेक्ट हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है आपका हनी भी, जो सोशल इंसेक्ट है, राजा महाराजा रहते हैं उसमें, राजा तो नहीं रहता पर महारानी रहती है। वैसे ही आपका टर्माइट है, टर्माइट में महाराजा भी होता है, टर्माइट में किंग, क्वीन, सोल्जर सब होते हैं, ठीक है। तो भाई टर्माइट भी थोड़ा पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप हाउस फ्लाई हनी बी में इतना घुस गए कि टर्माइट ही भूल जाओ, ठीक है। तो टर्माइट की बात करें तो कह रहे टर्माइट के केस में फाइटोगेस्ट्री किसको कहते हैं? अब ये देख रहे हो आप, ये सब छोटी छोटी, ये सब क्या है? ये सब टर्माइट ही हैं। अब ये मत समझनी टर्माइट के बच्चे हैं, नहीं, मतलब ये ठीक ठाक टर्माइट है यहाँ पे। पर ये इतनी बड़ी क्या है? दिस इज क्वीन। अगर आप टर्माइट को देखोगे तो उसकी क्वीन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बाकी टर्माइट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। क्वीन बड़ी हो गई, क्यों बड़ी हो गई? तो चलो बताओ फाइटोगेस्ट्री क्या है?
प्री मैटिंग कोर्टशिप बिहेवियर, मैटिंग करने से पहले का बिहेवियर है। फीडिंग बिहेवियर, उसके खाने का बिहेवियर है। डिफेंस मैकेनिज्म है इसका, या फिर मैटिंग करने के बाद उसका एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, उसको फाइटोगैस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो भाई जो टर्माइट है उसकी एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एग देती है कि धीरे धीरे उसका एब्डोमेन जो है वो बड़ा होने लगता है। और आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि जो टर्माइट है इसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो फाइटोगैस्ट्री क्या है कि मैटिंग के बाद उसका एब्डोमेन बड़ा होता है ताकि ये लगातार एग दे सके। तो दिस इज नॉन एज एग लेइंग मशीन, एग ले करने की मशीन है, लगातार एग्स ही ये देती रहती है। ठीक है, तो ये काम हो गया क्वीन का। तो फाइटोगैस्ट्री टर्म याद रखना कि मैटिंग के बाद एब्डोमेन इनलार्ज होता है क्वीन टर्माइट का, क्यों? एग देने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज? इतना आसान क्वेश्चन कल ही बताया था आपको कि एक्जोटिक बी कौन सी है, आपको पता ही है, यूरोपियन या इटालियन बी भी कहते हैं। हनी प्रोडक्शन किसका है इतना? इसका 40 kg के आसपास पर हाइव, इतना हनी प्रोडक्शन है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एपिस डॉर्सेटा एंड मेलिफेरा, ये दोनों ऐसी हनी बी है जिनकी वजह से आज एपीकल्चर पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, पर एपिस डॉर्सेटा आपकी बहुत ज़्यादा क्या है, थोड़ी सी डेंजरस है, हम लोग उसको वो नहीं कर पाते, हम लोग उसको कल्टीवेट नहीं करते। एपिस मेलिफेरा आपकी सबसे बेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, तो इसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं। तो आपका यहाँ पे एपिस मेलिफेरा ही, जो यूरोपियन बी, इटालियन बी या एक्जोटिक बी भी आप जिसको कह सकते हो, फॉरेन से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो डी ऑप्शन एपिस मेलिफेरा इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आई बात। ठीक है, समझ में क्या आएगी? वो क्वेश्चन तो आपको पता था, जैसे कि ये पता है, कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, स्टिफलिंग वगैरह क्या होता है हमने याद करो, देखा था ना, तो वही सब है, वही पूछा हुआ है आपका। कह रहे कि सेरीकल्चर में एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्लामेंट जो होते हैं कोकून के, उनको अनवाउंड करते हैं और उससे थ्रेड निकाला जाता है। ठीक है, जो कोकून है उससे थ्रेड निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रीलिंग इसको कहा जाता है। स्टिफलिंग क्या था? जब कोकून को गर्म पानी में डाल के किल कर दिया था हमने उसके अंदर का प्यूपा, उसको हमने बोला था स्टिफलिंग। ठीक है, उसके अलावा डीगमिंग भी हमने बोला कि डीगमिंग क्या था? कोकून को गर्म पानी में डाला, क्यों? क्योंकि जो सेरिसिन नाम का प्रोटीन है जो इसको बांध के रख रहा है, थोड़ा स्टिकी करके रख रहा है, वो स्टिकीपन हट जाए, तो उसके लिए हमने इसको डीगमिंग भी किया हॉट वाटर में डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो आपका ए रीलिंग चला जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, कल डिस्कस किया है, तो इसमें बहुत टाइम क्यों देना। अच्छा चलो बताओ, चैफी ग्रेन विद ब्लैक स्पॉट इन राइस इज अ सिम्टम ऑफ? चैफी ग्रेन किसकी वजह से होगा? चैफी ग्रेन क्या हो गए? इस तरीके से ग्रेन खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हो गए? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई इंसेक्ट था जिसने इसमें क्या किया, इसमें अपना माउथ पार्ट इंसर्ट किया और इसके अंदर का सैप जो भी फ्लूइड था सक कर लिया। अब कौन करेगा ये काम? स्टेम बोरर करेगा, प्लांट हॉपर करेगा, राइस हिस्पा करेगा, या करेगा गंदी बग? ठीक है, तो भाई स्टेम बोरर की बात करें तो वो तो डेड क्या कोज करता है? डेड हार्ट कोज करता है। ठीक है, पूरा प्लांट की ही डेड होने लगता है। ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करें तो भाई ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करें तो वो भी आपका चैफी ग्रेन तो नहीं करता। ठीक है, उसके अलावा वो हॉपर बर्न करता है, वो भी सेप सक करता है और प्लांट धीरे धीरे येलो येलो दिखने लगता है, जिसकी वजह से दूर से हॉपर बर्न का एक सिम्टम दिखता है। राइस हिस्पा की बात करें तो भाई राइस हिस्पा का जो जनरली डैमेज है वो एज ए लीफ माइनर, इसके जो अगर हम राइस हिस्पा की बात करें तो एज ए लीफ माइनर की तरह काम करता है। इसकी जो लार्वी है वो लीफ में क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते रहते हैं और ऐसे माइंस बनाते रहते हैं, तो लीफ माइनर की तरह काम करता है। और बात करें गंदी बग की तो भाई गंदी बग ही ये चैफी ग्रेन वाला काम करता है। बग है, सीधा ग्रेन्स पे फीड करता है, ब्लैक होल बनाएगा और ये ब्लैक होल में सूटी मोल्ड वगैरह भी लगने लगते हैं और ग्रेन जो है ये खराब हो गया, तो चैफी ग्रेन गंदी बग करेगा। ठीक है, चलो इंसेक्टिसाइड्स के लेवल वगैरह याद है कि नहीं याद है? हाईली टॉक्सिक पूछा है कि क्या पूछा है? हाईली टॉक्सिक। कह रहे भाई कौन सा कलर है, मान लो कि आपका जो इंसेक्टिसाइड के लेबल होते हैं उसमें कह रहे हैं कि विच कलर ऑफ लोअर ट्राइंगल ऑन पेस्टिसाइड लेबल रिप्रेजेंट हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड, में से कौन सा कलर हाईली टॉक्सिक रिप्रेजेंट करेगा? येलो, रेड, ग्रीन या ब्लू? तो भाई येलो कलर करता है क्या? हाईली टॉक्सिक। रेड क्या करता है? पहला आंसर सही होगा, रेड करता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा याद में रखना, रेड आपका पता है क्या? एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली मॉडरेट आ गया आपका ब्लू वाला, और ग्रीन वाला आपका स्लाइटली टॉक्सिक ही होगा। LD50 वैल्यू भी याद रखना, LD50 क्या है? लीथल डोज 50, इसकी यूनिट भी याद रखनी है, mg पर kg। mg पर kg को अपन ppm भी कह सकते हैं। ठीक है, mg पर kg इसकी यूनिट है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसकी हम बात करें तो भाई ये आपका बहुत कम क्वांटिटी में 50 mg पर kg ही लगेगा और आधे इंसेक्ट को किल 50%, ये क्या करेगा, मतलब इतनी डोज में ये 50% पॉपुलेशन किल कर देगा। ठीक है, तो जितना कम LD50 उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलो तो ये बात थी यहाँ पे, तो ये याद रखना इनके सिंबल किस तरीके से दिख रहे हैं लोअर ट्राइंगल में, कलर, ऊपर लिखा क्या है, डेंजर किस में लिखा है, क्वेश्चन किस में लिखा है, हाईली टॉक्सिक कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, LD50 की वैल्यूज क्या है, इतना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी सिग्नल वर्ड भी आपका लिखा हुआ है, वही बात हो गई है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा रखेंगे ध्यान में। अब जल्दी बताओ, कुछ स्प्रे के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि विच टर्म इज यूज्ड व्हेन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एट अ वॉल्यूम एप्लीकेशन रेट ऑफ लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, बहुत कम वॉल्यूम है, पूरे हेक्टेयर फील्ड की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि 5 हेक्टेयर से भी अगर कम वॉल्यूम में अगर आप कोई भी चीज़ स्प्रे कर रहे हो तो उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग में, लो प्रेशर एप्लीकेशन में, अल्ट्रा लो वॉल्यूम में, या एरियल एप्लीकेशन में, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे एक रेंज याद करनी है, रेंज आपको याद करनी होती है 500 से लेके 200 लीटर पर हेक्टेयर। अगर इतना आप स्प्रे कर रहे हो 5 से 200 लीटर पर हेक्टेयर के बीच में आ गया तो उसको अपन बोलेंगे लो वॉल्यूम स्प्रेइंग। क्या बोलेंगे? लो वॉल्यूम स्प्रेइंग। अगर इससे कम हुआ, 5 से कम हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे अल्ट्रा लो वॉल्यूम, क्योंकि भाई लो वॉल्यूम तो आपका 5 से 200 हो गया, तो इससे 5 से भी कम हो गया तो उसको अपन बोलेंगे अल्ट्रा लो वॉल्यूम। और अगर 200 से ज़्यादा हो गया तो उसको अपन हाई में ले आएंगे, हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम में 200 से ज़्यादा, लो वाला आपका 5 से लेके 200 चला जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं आपका सी ऑप्शन अल्ट्रा लो वॉल्यूम, तो ये आपका 5 लीटर पर हेक्टेयर से कम स्प्रे किया जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी को हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर आएगा। जल्दी इनको मैच कर दिया जाए क्योंकि ये हैं कुछ इंसेक्ट के स्पेशल यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। चलो भाई मैच करो। हेमिलाइट्रा किस में देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे हाइंड विंग क्या होती है, आधी मेम्ब्रेनस और आधी हार्ड, ठीक। जल्दी जल्दी मैच करते हुए चलते हैं। देखो हेमिलाइट्रा आपको पता है, अगर ये मैं बात करूँ, ये क्या है, ये फोर विंग है, बाहर वाली विंग है, ये आधी एकदम हार्ड होगी और आधी मेम्ब्रेनस होगी, ठीक है। तो ये होता है बग के केस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये होता है आपका बग। हेमिलाइट्रा होता है बग के केस में, ठीक है। इलाइट्रा क्या होता है, अब ये मान लो सेम चीज़ बना दी मैंने, ठीक है, ये विंग है, फोर विंग है, अब ये पूरी की पूरी हार्ड है, पूरी की पूरी क्या हार्ड है, तो इसको अपन इलाइट्रा बोलेंगे, जो होगा बीटल में। टेगमाइना क्या होता है, टेगमाइना भी आपकी बाहर की विंग है जो पूरी की पूरी हार्ड होती है, जो आपको देखने को मिलेगा ग्रास हॉपर और कॉकरोच में। तो ग्रास हॉपर कॉकरोच की जो बाहर वाली विंग है जो एकदम हार्ड होती है, ठीक है, उड़ने के काम नहीं आती है, ठीक है, बस प्रोटेक्शन के लिए होती है। अंदर वाली जो फोर विंग, अंदर वाली जो हाइंड विंग है वो मेम्ब्रेनस होती है। देखा होगा कभी कॉकरोच को उड़ते हुए, बाहर वाली विंग खोलेगा जिसको अपन टेगमाइना बोल रहे हैं, और अंदर वाली विंग से उड़ता है, ठीक है। ऐसे हार्टियर्स होते हैं, हार्टियर्स होते हैं हाउस फ्लाई में। अब देखो ये सब फोर विंग है, अगर ग्रास हॉपर, बग और बीटल की बात करूं, यहाँ हमेशा फोर विंग की बात हो रही है, पर हाउस फ्लाई के केस में जो है यहाँ पे हाइंड विंग की बात होगी, हाइंड विंग। भाई ज़्यादातर इंसेक्ट के पास 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं, एक फोर विंग होगा बाहर वाला, एक अंदर वाला हाइंड विंग होगा। पर हाउस फ्लाई के केस में आपका, हाउस फ्लाई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फोर विंग ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाउस फ्लाई के पास सिर्फ 1 पेयर विंग होते हैं जिसको फोर विंग कहते हैं। सेकंड पेयर या हाइंड विंग की बात करें तो वो एब्सेंट होता है, हाइंड विंग इज एब्सेंट बोलो या रूडिमेंट्री, फंक्शनल नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है? रूडिमेंट्री होता है या बहुत फंक्शनल नहीं है। आपका ये हाउस फ्लाई है, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी फोर विंग है। हाइंड विंग एकदम छोटा सा होता है, डीजनरेट हो गया होता है, ठीक है। और ये सिर्फ बैलेंस बनाने के काम आता है, जिसको हाल्टियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या मैच कर गए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो आई होप आपने ये स्पेशल स्ट्रक्चर मैच कर दिया होंगे, क्योंकि पूछता है एग्जाम में काफ़ी। अमंग द फॉलोइंग क्राइजिन्स विच वन इज स्पेसिफिक टू कोलियोप्टेरा, कह रहे भाई बीटल को मारना है तो कौन सा वाला क्राइजिन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे भी बात हो रही है बीटी की, बात किसकी हो रही है, बीटी की, बैसिलस बैक्टीरिया की बात हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, बीटी की बात हो रही है। तो अलग अलग टाइप के टॉक्सिक होते हैं जो अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जैसे क्राइवन की बात करते हैं, तो भाई क्राइवन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लैपिडोप्टेरा स्पेसिफिक है, जो लैपिडोप्टेरा को किल करेगा, लैपिडोप्टेरा के कैटरपिलर्स को मारेगा, ठीक है। क्राई 2 की बात करें, क्राई 2 आपका लैपिडोप्टेरा प्लस डिप्टेरा, इन दोनों को किल करने के काम आता है, ठीक। क्राई 3 की बात करें तो यही आपका आंसर, जो कोलियोप्टेरा स्पेसिफिक टॉक्सिन बनाएगा। और क्राई 4 की बात करें तो क्राई 4 भी ध्यान में रखेंगे, क्या डिप्टेरा स्पेसिफिक है, और मॉस्किटो को भी जनरली क्राई 4 ही किल करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के टॉक्सिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन में पूछा कोलियोप्टेरा, तो भाई बी ऑप्शन क्राई 3 जो है
करेक्ट आंसर चला जाएगा। जल्दी से भाई इनके यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के वो दिए हुए हैं आपको, इंसेक्ट एंड पेस्ट, जल्दी से इनको मैच दो, कॉलम्स का मैच कर दिया जाए। राइस हिस्पा तो मैंने आपको अभी बताया भाई, राइस हिस्पा का जो आपका क्या होता है, लार्वी होता है, वो क्या करता है, एज अ लीफ माइनर की तरह काम करता है, लीफ में ऐसी टनल्स बनाते हैं, ऊपर खाते खाते टनल्स बनाता रहता है, ठीक है, एज अ लीफ माइनर काम करेगा राइस हिस्पा। तो ये रहा आपका ट्रांसपेरेंट ब्लोचेस ऑन अपर लीफ बाय लीफ माइनर, ठीक। सेकंड है गंदी बग, अभी तो बताया गंदी बग चैफी ग्रेन्स करता है, ग्रेन्स से डायरेक्ट सैप सक करने लगता है, ग्रेन्स को खराब करता है, चैफी करता है, जिसमें फंगस वगैरह के लगने के चांस बढ़ जाते हैं। राइस गोल मिर्च की खास बात है सिल्वर शूट इन अनियन लीफ, ठीक है, क्या करता है ये जो लीफ है वो उसकी शीत वगैरह को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, कुल मिला के क्या करता है, सिल्वर शूट और अनियन लीफ जैसे ही थोड़ा राइस का प्लांट भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिखने लगता है, ठीक है। और येलो स्टेम बोलर की बात करें तो भाई स्टेम बोलर है डेड हार्ड कॉज करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट का सी सेकंड का डी, ठीक है, और तेरी ऑप्शन ही गड़बड़ हो गए हमारे, फर्स्ट का सी सेकंड का डी और थर्ड का ए फोर्थ का बी, ठीक है। तो अगर सी डी ए बी आपका आंसर आ गया तो है एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, अगर आई होप ये आ गया होगा, वैसे करेक्ट मैंने कर दिया था इसको, बट चलो कोई नहीं, फिर भी है ना, हो सकता है पुरानी वाली पीपीटी ही आ गई जो जिसमें चेंज किया था वो रहेगी। विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रासरी डिसीज, कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, एनपीवी क्या करता है बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने एक चीज़ और डिस्कस करी है भाई, दो टाइप के वायरस हैं, एक का नाम है एनपीवी और एक का नाम हमने एक और बोला जीवी, ग्रेन्युलोसिस वायरस, ये दोनों बैक्यूलोविरिडी फैमिली में आते हैं, जिनको जब बायोपेस्टिसाइड यूज किया जाता है। एनपीवी की बात करें तो ग्रासरी डिसीज ही करेगा, ग्रासरी डिसीज एज अ वायरल डिसीज जो एनपीवी करेगा, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ब्यूवेरिया बेसियाना इज अ फंगस, ठीक है, तो ये भी आपका बायोपेस्टिसाइड है, कौन सी डिसीज, व्हाइट मस्कार्डिन डिसीज करेगा, और ये भी आपका फंगस है, ठीक है। ब्यूवेरिया बेसियाना हमने क्या बात करी थी, फर्स्ट एंटोमर पैथोजेनिक फंगस है भाई, दुनिया में मिलने वाला पहला ऐसा फंगस है जो आपका क्या है, एंटोपैथोजेनिक है, मतलब इंसेक्ट में डिसीज कोज करता है, ठीक है, पहला सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। मेटाराइजम एनिसोफिली ग्रीन मस्कार्डिन डिसीज कोज करेगा, ग्रीन मस्कार्डिन, ठीक है। बाकी नोसिमा भी डिसीज है, ठीक है। स्पेसिफिक बात यहाँ पे ये है कि ये बायोपेस्टिसाइड तो है ये तीनों स्पेशली, ठीक है, उसके अलावा ये सारी की सारी डिसीजेस आपको सिल्क वॉर्म में भी देखने को मिलेगी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है भाई। चलो जल्दी बताओ, विच पेस्ट इन्फेस्टेशन इन कॉटन प्लांट कॉजेज द सिम्टम ऑफ डबल सीड फॉर्मेशन एंड रोजेटेड फ्लावर्स, ठीक है, डबल सीड फॉर्मेशन वाला स्पेसिफिक कैरेक्टर किसकी वजह से देखने को मिलेगा, पिंक बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, कॉटन वाइट फ्लाई या रेड कॉटन बग। देखो इसकी एक खास बात और है, इसका प्यूपा, ठीक है, ये जो इंसेक्ट है अपने एग देता है कॉटन की, या तो लीफ में दे देगा, नहीं तो फिर जो बॉल है कॉटन का, जो बॉल है जिसके अंदर कॉटन आएगा उसके ऊपर देगा ये अपने एग, ठीक। खास बात ये है कि एग वगैरह तो इसने यहाँ पे दे दिए, पर ये प्यूपेट सॉइल में करेगा, प्यूपेट कहाँ करेगा, सॉइल के अंदर प्यूपेट करता है ये, ठीक है। फिर प्यूपेट से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा, और वो कैटरपिलर वो क्या करता है, वो बॉल को खराब करता है, धीरे धीरे उस पर फीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, योर आंसर विल बी ए ऑप्शन, पिंक बॉल वॉर्म। याद करो इन तीनों में से कौन सा है जो सॉइल के अंदर एग देगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, रेड कॉटन बग एग कहाँ देता है, सॉइल के अंदर एग देता है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका पिंक बॉल वॉर्म जाएगा। तो एग तो चलो ये प्लांट के ऊपर देगा कहीं ना कहीं, ठीक है, बाकी कैटरपिलर थोड़ा ऐसा पिंक कलर का देखने को मिलेगा, तो नाम क्या पड़ गया, पिंक बॉल वॉर्म, की बॉल को खराब कर रहा है। उसके अलावा प्यूपा कहाँ करेगा, ये सॉइल या डेब्रिज में प्यूपेट करता है, ठीक है। बाकी हमने ये सब बात कर ली, डबल सीड फॉर्मेशन करता है कि ये आपका क्या कर रहा है, इस तरीके से फीड कर रहा है कि दो सीड जो है आपस में वो एकदम पास पास आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी रोजेटिंग हो जाती है फ्लावर में, तो ये आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा, इसके लिए हम लोग बीटी कॉटन भी लगाते हैं, ठीक है भाई। तो ये थी आज के लिए आपके कुछ एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन, उसके अलावा हम बाकी आगे मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो जुड़े रहो भाई, बाकी करो आप लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।